हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ अंकुर राठ अगेन विद यू। हाँ खैर गाइस, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और टोटल वैकेंसी 5846 है, जिसमें से 3902 जो मेल है और रिमेनिंग पार्ट जो है फॉर फीमेल है। ठीक है, चलिए। तो भाई एक बार मैं आपको बात बता दूं, इस वैकेंसी को तुरंत भर दीजिए। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 9 नवंबर है और शायद 12 या 13 नवंबर उसकी फ़ीस डिपॉजिट करने का टाइम है। ठीक है, तो लेट बिल्कुल ना करें, बिल्कुल इस फॉर्म को भर दे, क्योंकि बेरोज़गारी की भरमार है, लॉकडाउन की स्थिति, कोरोना की स्थिति ने बड़ी बड़ी गंभीर समस्या पूरे देश के, पूरे विश्व के सामने खड़ी कर दी है। ऐसी स्थिति में अभी अंदर घुसो, किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पर अंदर घुसो, बात की बात देखी जाएगी। तो आप इसे थोड़ा इस वैकेंसीज को भर दीजिए और भरने से ज़्यादा पूरी डेडिकेशन से लग जाइए, क्योंकि नवंबर में इसका पेपर है। 27 नवंबर से और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक पेपर ख़त्म हो जाएंगे, पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसकी प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, इसका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो मोस्टली होता रहा है। और क्योंकि और इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर ये दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली पुलिस में इनका जुरिडिक्शन होता है। और इसके बारे में आपको बता दूं तो दिल्ली पुलिस के बारे में इसका एग्ज़ाम पैटर्न एक बार बता देता हूँ आपको बच्चों। इसका 3 प्रोसेस में है। सबसे पहले क्या होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस तरीके का प्रोसेस है। हम प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा रिटन कंपटीशन है, रिटन जो एग्ज़ाम होगा वो देखिए, 1 डे एग्ज़ाम होगा। 1 डे एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, 100 ही नंबर होंगे। और इसमें आपको पोर्शन देखने कौन कौन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्शन होंगे 50 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, 15 मार्क्स का और 10 मार्क्स का। देखिए 50 मार्क्स का इसमें जीएस है, जिसमें जीएस एंड करंट अफेयर है। उसके बाद जो है इसमें 25 मार्क्स की जो है रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स का मैथ्स है। और उसके बाद 10 मार्क्स का इसमें कंप्यूटर है। देखिए इसमें कंप्यूटर भी है बच्चों। और बढ़िया चीज़ ये है कि कुछ जो हिंदी भाषी स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि इंग्लिश का इसमें ज़्यादा पोर्शन है नहीं। क्लियर है ये सारी चीज़ें इसके बारे में। कंपटीशन बड़ा है और बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो इसीलिए वैकेंसीज़ बहुत भरपूर नहीं है कि 50,000 वैकेंसीज़ और सबका भला हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। तो मेरिट भी हाई रहने वाली है और हमें हर सेक्शन को मजबूत तरीके से करना होगा। देखिए अब स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स इसमें गेन करोगे आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो 50 नंबर का जीएस है, इसमें 50 नंबर का जीएस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। वो डिसाइड करेगा आप कितनी रैंक पे रहेंगे और क्या स्कोर आपका होगा। तो जीएस का 50% का पोर्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है। और लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटिव भी है। जीएस का पोर्शन जो है सबसे कॉम्प्लिकेटिव माना जाता है जनरल लेवल पे। जनरल कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो उसे कवर करना है। इसके बाद रीजनिंग है, आसान टॉपिक होता है। सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर रखा तो टेक्निक्स में आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम जीएस का पोर्शन लेते हैं। जीएस के पोर्शन में मेरे पास जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें ये दे रखा है कि जो इसमें जनरल अवेयरनेस देखी जाएगी और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एवरीडे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो होंगे। तो उसमें डायरेक्ट मैं अगर टॉपिक्स पे आता हूँ, देखिए सबसे पहले हिस्ट्री पे आता हूँ। बच्चों हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें फोकस आपको ज़्यादा करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, लेकिन आपको मेडिवल और एंशिएंट भी छोड़नी नहीं है। उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं बता रहा हूँ, उसकी लिस्ट आप लिख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ तो वो लिस्ट जो है वो आपको ज़रूर पढ़नी है। सबसे पहले अगर मैं एंशिएंट से शुरू करूँ तो एंशिएंट में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना। कौन कौन सा कहाँ पे मिला है, कौन सी साइट बड़ी है, कौन सी साइट सबसे छोटी है वहाँ पे जो मिली है, कौन सी साइट्स में एलिफेंट के जो है वो अवशेष मिले, कौन सी साइट पे ग्रेट मार्क मिले, कौन सी साइट पे बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, मोनोलिथ मिले हैं। ठीक है, इस तरह की जो उसमें ऑब्जर्वेशन आई है, एग्जीक्यूशन हुआ है, खनन हुआ है, वहाँ पे आप उसे ज़रूर उस फैक्ट को देखना चाहिए आपको, उसे कर लीजिए। किसने उस उत्खनन किया, किस ईयर में किया, ठीक है ना। कुछ साइट्स कहाँ कौन कौन सी साइट है, कौन सी नदी पे है, ये आपको देखना होगा। इसके बाद बच्चों आपको थोड़ा सा वैदिक पीरियड के वैदिक कल्चर को देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि गौधुली क्या होता था,
ठीक है ना। गौधली सूर्य का उदय होता, उसे गौधली बोलते थे वैदिक पीरियड में। निष्क क्या होता था, एक तरह का आभूषण होता था, बाद में उसे सिक्के की तरह प्रयोग किया गया, बार्टर सिस्टम की तरह यूज़ किया गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने हिम्स है यानी कि श्लोक है 1028, इस तरह की चीज़ें आपको देखनी होगी उसमें, ठीक है। उसके बाद सीधा हम बात करते हैं महाजनपदास। बच्चों महाजनपदास में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना, आपको कुछ नाम याद रखने हैं उनके। 16 महाजनपदास है। अंगुतार निकाय में, जो एक निकाय है हमारा, लिटरेचर है, अर्ली लिटरेचर, उसमें उसका जिक्र दिया गया है। बस आपको बेसिक चीज़ क्या हो उसमें थोड़ा सा ये देखना है, कौन कौन से जो हमारे ये महान जनपदास है 16, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है। इससे क्वेश्चन आया हुआ 2007 में यूपी दिल्ली पुलिस में। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो सीधा मौर्य पीरियड में। मौर्य पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक। अशोक का वर्किंग और अशोक का जो वो मैं बताऊँगा, आर्किटेक्चर अलग देखूंगा। उसके बाद आपको गुप्ता पीरियड में थोड़े से राजा आपको देख लेने होंगे, खासतौर से समुद्रगुप्त, और जो हमारा चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, उसे खासतौर से आपको देख लेना होगा। पहला राजा कौन सा, अंतिम राजा कौन सा था, किसे मार के शासक बने थे, ठीक है। बात समझ नहीं, हूणों की लड़ाई किससे हुई थी, इस तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजपूत काल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आप गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ लेना, पाल पढ़ लेना, राजपूत पढ़ लेना आप, है ना। और जो है पृथ्वीराज चौहान का जो चौहान वंश है उसे आप देख लेना एक बार। इसके बाद हम मेडिवल पीरियड में आते हैं तो बच्चों गुलाम वंश। गुलाम वंश में जो इंपॉर्टेंट राजा मैं बताता चलता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है, कुछ नए उसने काम कराए थे इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मत छोड़ना। इसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी दोनों इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोदी के बारे में 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और सिकंदर लोदी के बारे में कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आगरा किस शहर किसने बसाया, राजधानी कौन लेके गया, जो टैक्स में रिलैक्सेशन किसने दिया, और ये सब चीज़ें उसके बारे में हैं। खैर, इसके बाद आता है हमारा सीधा मेडिवल पीरियड के सेकंड फेज यानी मुगल पीरियड में हम एंटर करेंगे। उसमें बाबर के बारे में थोड़ा बहुत कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है। हुमायूं के बारे में इंपॉर्टेंट, जो चौसा की लड़ाई लड़ी है उसने, और लगातार 3-4 खांडवा वांडवा की ये जो सारी लड़ाई उसने लड़ी है ना, ये सारी लड़ाई जो है आपको देख लेनी है, इनका क्रम देख लेना हो। घाघरा की लड़ाई, खांडवा की लड़ाई, कानवा की लड़ाई, ये सारी लड़ाई आपको देख लेनी होगी। उसके बाद शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट है। अकबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अकबर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और सारी चीज़ें उसकी याद रखनी है। करोड़ी व्यवस्था हुई चाहे मनसबदारी व्यवस्था हुई, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी होगी। जहांगीर इंपॉर्टेंट है। शाहजहाँ का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कुछ पॉलिसीज़ है या कुछ फैक्ट्स है औरंगजेब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो हिंदू अधिकारी थे सबसे ज़्यादा मुगल पीरियड में किसके काल में थे, औरंगजेब के। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। औरंगजेब कट्टरपंथी विचारधारा के लिए जाना जाता है, इस तरीके से। आगे अगर आप देखोगे तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बहादुर शाह सेकंड। बस वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद क्या है, जैसे ही आप मॉडर्न में एंटर करोगे तो बच्चों जो युद्ध हुए थे, जैसे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ऐसी कुछ वांडी वॉश का युद्ध, ये सारे जो बैटल्स है ये आपको देखना होगा, इनका ईयर देखना होगा किस किस के बीच में हुआ है। सीधा एंटर करेंगे हम मॉडर्न इंडिया में। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत जो बच्चों है, देखिए बड़ी कॉम्प्लिकेटिव है। एक तरफ राजा रजवाड़े है, एक तरफ अंग्रेज है, एक तरफ मराठे हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो कुछ युद्ध हुए थे, आंग्लो मराठा युद्ध हुए थे, एक वो आप अगर याद कर सकते हो, ठीक है, देख लेना एक बार ध्यान से। सीधा आपको अप्रोच करना गवर्नर जनरल से। गवर्नर जनरल को एक बेस बना के, और 1857 तक आपको गवर्नर जनरल को बेस बना के पढ़ लेना। उसके बाद चीज़ें आपको समझ आने लगेगी, जब आपको जाने पहचाने नाम आपके सामने आने लगेंगे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सरस्वती हो, और उसके बाद ये जो राजा राम मोहन रॉय हो या रनाडे हो, जो भी हो, ये सब दादा भाई नेहरू जी वगैरह, ये सब आपके सामने आने लगेंगे और आपने सुने से आपको नाम लगेंगे, तो एटोगे आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसी में मैं कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको बताता चलता हूँ। 1857 का गदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1857 का गदर। इसके बाद आपको रखना है प्रेस से रिलेटेड, प्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। एजुकेशन पॉलिसी 1854 का मैग्ना कार्टा, एजुकेशन मैग्ना कार्टा। मैकोले की जो मैकोले कमीशन है एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको देखना होगा। और लॉर्ड बेंटिंग 1828 से 1835 का जिसका कार्यकाल है, लॉर्ड बेंटिंग, वो आपको देखना होगा, जिसने सती प्रथा, ठगी प्रथा, इन सब पे बैन लगाया, ठीक है। इसके बाद आपको देखना होगा
हाँ, आगे चलते हैं तो हम देखिए कांग्रेस कांग्रेस का गठन हो रहा है 1885 में। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ कुछ संस्थाएं जैसे इंडिपेंडेंट लीग या और दो चार संस्थाएं थी कांग्रेस के पैरेलली जो कुछ साल तक रही, उन्हें आपको देखना है। कांग्रेस में आपको क्या करना है बच्चों, कांग्रेस में आपको सीधी सी ये देखना है पहला उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है ना, बाद में कौन अध्यक्ष बना, सबसे ज़्यादा बार कौन अध्यक्ष बना, महिला अध्यक्ष कौन बनी, मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना, ये सारी चीज़ें आपको देखते चलना है। कुछ इंपॉर्टेंट इनके कांग्रेस सेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपको करजन देखना, करजन का, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है। स्वदेशी मूवमेंट आपको देखना होगा जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था सूरत, वो होगा 1909 का एक्ट जो है इंडियन कौंसिल एक्ट, वो देखना होगा। 1919 का इंडियन कौंसिल एक्ट आपको देखना होगा। मोंटे मिल्नो रिफॉर्म आपको देखना होगा। इसके अलावा जो कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन है जिसमें इंटीग्रेशन हुआ, हिंदू मुस्लिम इंटीग्रेशन और मॉडर्न और एक्सट्रीमिस्ट इंटीग्रेशन, वो आपको देखना होगा। गांधी जी के तीनों सत्याग्रह आपको देखने होंगे, चाहे उसमें चंपारण सत्याग्रह, खेदा सत्याग्रह हो, ये सारे आपको देखने होंगे, डांडी वगैरह जो भी। आगे आगे चलते हैं तो आपको रॉयलेट एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। रॉयलेट एक्ट के बाद स्वदेशी मूवमेंट, इसका नेता कौन था, कौन इसका अध्यक्ष बना था, कौन कौन इसमें साथ थे, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे अध्यक्ष इसके जो खिलाफत आंदोलन की कमेटी बनी थी, नेशनल कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी, और अली ब्रदर्स इसमें बड़े सहयोगी उनके रहे थे। इस तरीके से आपको देखने चलने। इसके बाद बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखना, चोरा चोरी कांड को देखना है। इसके साथ साथ इसके पहले रिवॉल्यूशन मूवमेंट जो चल रहे हैं 1908 से, जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे थे, रास बिहारी से रिलेटेड हो या फिर सावरकर से रिलेटेड हो, इन सबको देखते हुए 1924-25 में ही स्वराज पार्टी का गठन हो रहा हो, उसको आपको देखते चलना है स्वराज पार्टी को। इसके आगे जैसे ही हम एंटर करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए नेहरू रिपोर्ट में कितने बिंदु थे, 14 बिंदु थे। नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहले किसमें फंडामेंटल राइट के बारे में लिखित रूप से कहा गया, मांग की गई, तो नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट के बाद 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जिसमें कि पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य माना गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1930, 31, 32 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए उनके बारे में आपको देखना होगा। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, ये कुछ टॉपिक से लिखते जाइए, फटाफट लिस्ट बना लीजिए अपनी। और उसके बाद 1935 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो आपको देखने चलना, वो करना आगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए 1936 में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस सबसे ज़्यादा 8 राज्यों में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिला है। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1938 में शुरू हो रहा है, और यहीं पैरेलली अब जो है स्वतंत्रता लेने के लिए जिद्दोजहद चल रही है, जिसके तहत अगस्त ऑफर आ रहा, क्रिप्स मिशन आ रहा, विवल प्लान आ रहा, ठीक है ना, देसाई फॉर्मूला आ रहा है, ये सब चल रहा है। 1946 में पहुँचते हैं, 1946 का भारत परिषद अधिनियम, और उसके बाद सीधा सीधा आपको भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें एंड करते चलना है। जैसे आप एंड करेंगे पॉलिटी के सेशन में आप घुसना स्टार्ट कर देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट आ जाएगा जो हमें पॉलिटी में पढ़ना है। तो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें बड़े ध्यान से आपको देखते चलना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये एक इसमें एक और जो सिलेबस में आपको अलग से एक्सक्लूसिवली दे रखा है कल्चर वाला। देखिए बच्चों कल्चर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री वाला तो थोड़ा बहुत आपको पता भी होगा, लेकिन कल्चर में आपको नहीं पता होगा क्या पढ़ना है। फटाफट लिस्ट बनाते जाइए, लिखते जाइए और उन्हें पढ़ डालिए। बुक्स भी बताऊँगा कौन से पढ़ना है। देखिए कल्चर में सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में सबसे पहले टेम्पल आते हैं। देखिए भारत में जो टेम्पल है, टेम्पल का टाइम जो शुरू हुआ है गुप्ता पीरियड से हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक एक टेम्पल को ध्यान में रखा, तेली का मंदिर हो गया, भीतर गांव का मंदिर हो गया, नचना कोठार का टेम्पल हो गया, सही है ना। ये सारे टेम्पल आपको देखने हैं। खजुराहो का टेम्पल हो गया, दिलवारा टेम्पल हो गए, ख्याल बाद में बने, लेकिन ये आपको सारे रखने हैं। इसी के साथ साथ साउथ इंडिया में चोल राज्य जो था, चोल पल्लव ये जो थे, इनमें से इंपॉर्टेंट है चोल। तो इन सब के आपको टेम्पल देखने, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल होगा, है ना, और भी कई सारे, मधुरी टेम्पल हो गया, और कई सारे टेम्पल वहाँ पर बने, उन्हें इंपॉर्टेंट देखना, किस राजा ने बनवाए, किस काल में बने, और क्या प्रसिद्धि है उनके बारे में, कौन से देवता का मंदिर है, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा चलना है राजपूत काल। राजपूत काल में भी कुछ मंदिर बने थे बच्चों, और कुछ स्थल्स बने थे, महल बने थे, वो आपको ज़रूर देखने हैं। जैसे आसिरगढ़ का किला हो गया, या साउथ में इधर आप देखोगे वेस्ट में राजस्थान वाले क्षेत्र में तो बड़े किले बने थे, आसिरगढ़ का किला हो गया, और बहुत सारे किले हैं यहाँ पे, वो आपको चित्तौड़गढ़ का किला आ गया, ये सारे किले आपको देखते चलना होगा आर्किटेक्चर में, ठीक है। अगर मैं अब बात कर रहा हूँ इसी के साथ साथ, तो अब डायरेक्ट आर्किटेक्चर बड़ी फेमस जो है, और जिसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
तो देखिए सीधा चलते हैं मेडिवल पीरियड में। मेडिवल पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइड है, सल्तनत काल और सीधा मुगल काल। सल्तनत काल में आपको आर्किटेक्चर में जो करना है वो मैं बताता चलता हूँ। इल्तुतमिश ने जो बनवाया, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, पहली मस्जिद बनवाई, ठीक है ना, ये आपको देखना होगा। इसके अलावा क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा तोड़वा के उसके पास ही एक मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो देखना है। इल्तुतमिश ने जो निर्माण करवाए वो, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने ख़त्म करवाया, इल्तुतमिश ने। किसी की याद में बना, ये कितनी मंजिल है, किसने रिपेयर करवाया, फिर उस तुगलक ने। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करते चलने होंगे। इसके बाद बाबर ने बहुत ज़्यादा काम नहीं करा इसमें। आर्किटेक्चर में फिर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो खिलजी टाइम का थोड़ा सा आपको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे जो मकबरे से एक आता है कि 4 बाग, जो चारों तरफ बाग और बीच में मकबरा, ऐसा सिस्टम किसने शुरू करा, लोधियों ने शुरू किया। लोधी वंश का आपने 2-4 फैक्ट आपको देख लेने हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, सीधा एंटर करते हैं मुगल पीरियड में। गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। कैसे सारे मोन्यूमेंट बने, लाल किले से लेके ताजमहल तक, शालीमार बाग से लेके और लाल किला आगरा, यहाँ तक सारी चीज़ मुगलों ने बनवाई, उन्हें आप देखना है, बड़े इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी का टाइम आपको देखना है, और अकबर का आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेना होगा, उससे संबंधित रिवेन्यू वगैरह से वो, ठीक है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में भी आपको घुसना होगा। मॉडर्न आर्किटेक्चर में मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में आपको लिटरेचर देखनी होगी, यानी कि कौन सा न्यूज़पेपर कौन निकालता था, किसने किताब कौन सी लिखी, ये मुगल पीरियड में भी आपको देखना होगा। जैसे आईने अकबरिया किसने लिखी, ठीक है ना, या महाभारत का पारसी में अनुवाद किसने किया, ठीक है ना, ये सारे जितने भी है ये सारे आपको देखने होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट, गुप्त काल में बहुत आर्किटेक्चर का इंडियन लिटरेचर का गोल्डन पीरियड है गुप्ता पीरियड, जिसमें ये थे सारे, देखिए पतंजलि वगैरह, शूद्रक वगैरह, है ना। पतंजलि हालांकि बहुत थोड़ा सा उससे पहले था, शूद्रक था, और भी बहुत सारे, एकदम मेरे नाम कलेक्ट नहीं, शूद्रक था, और कालिदास थे, और बहुत सारे थे नाम, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम राइट नाउ। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको न्यूज़पेपर ज़रूर देखने, कौन सा न्यूज़पेपर कहाँ से निकलता था, ये जब आज़ादी का टाइम था वो, जैसे यंग इंडिया किसने लिखा, या न्यू इंडिया किसने लिखा, इंडियन व्हील किसने लिखा, ये सारी चीज़ें आपको देखते चलना है, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन था बच्चों। आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के लिए आप देखिए जीएस की एक इंटीग्रेटेड बुक ले आइए, किरण की जो, जिसमें 1050 के आसपास पेज है, मेरे 280 की हिंदी में है और 300 कुछ के आसपास इंग्लिश में वो बुक मिलेगी, दोनों मीडियम में मिल जाएगी। उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में उसमें दी हुई है, पूरी लिस्ट दी हुई है, वो आपको लिस्ट आपको याद करनी है। इसके अलावा जब मिसलेनियस होता है, अन्य जानकारी होती है, जब सारे पोर्शन खत्म हो जाते हैं किताब में, तो उसमें लास्ट में कुछ पोर्शन है, उसमें आपको दे रखा कौन सी बिल्डिंग कहाँ है, कौन सा शहर किस लिए फेमस है, ये भी आपको देखते चलना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। देखिए पॉलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। पॉलिटी का मेरी एक और वीडियो पड़ी है कि जो संविधान और मूल विधि, यूपीएसआई के लिए संविधान और मूल विधि, उसमें आप पॉलिटी देख लीजिए कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है इसमें पोर्शन। एक बार फिर से नाम ले देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, CAG, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके अलावा कुछ और मिसलेनियस छोटे टॉपिक है, इन्हें पहले कवर करना, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटना, फिर आपको पीछे की चीज़ें धीरे धीरे समझने आने लगेगी पॉलिटी की। इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ बच्चों। देखिए इकोनॉमिक्स की बड़ा इशू आ रहा, बच्चे रेगुलर मुझसे पूछते हैं इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़े, कैसे करें। देखिए इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आते हैं, एक जो करंट अफेयर्स आते हैं। करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ जाएंगे और 3-4 क्वेश्चन इधर से आ जाएंगे कन्वेंशनल से। कन्वेंशनल बता रहा हूँ जो पारंपरिक इकोनॉमिक्स है उसके बारे में। उसमें चैप्टर क्या पढ़ना है आपको, पहला फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी कौन निकालता है, फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, फाइनेंशियल पॉलिसी की टर्म जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है ना, ये आपको देखना है, रेवेन्यू डिफिसिट, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना बच्चों, जीएसटी के इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अलग टॉपिक आता है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फंक्शन क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी ये आपको देखना होगा। इसके तत्कालीन अध्यक्ष कौन से हैं, किस नंबर के हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रांचेस कहाँ है, ये देखना होगा। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। 2017 में फॉरेन एक्सचेंज आए। फॉरेन एक्सचेंज पे यानी कि आप रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कैसे करते हो, फॉरेन में अगर आप गोल्ड से कैसे काम, जैसे GDR ADR, ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको देखनी होगी। एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम बैंक कब खुला, कौन कौन सी संस्था इसमें काम करती है, ठीक है। इसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है बच्चों, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा देखना होगा, कब शुरू हुआ, इसकी क्या क्या नीतियाँ थी। इससे क्वेश्चन आ जाता है। इससे LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन इसके आते हैं। इसके बाद बैंकिंग पढ़नी है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, खासतौर से मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, जैसे NEFT, RTGS, ई बैंकिंग क्या होता है, ई मोबाइल क्या होता है, इससे जुड़े हुए जो साइबर अटैक की चीज़ें होती है, हालांकि कंप्यूटर में भी आएंगे लेकिन आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमी में इंस्टीट्यूशन देखने हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन और नेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि सेबी का अध्यक्ष कौन है, कहाँ स्थापित है, IDA कहाँ पे स्थापित है, ठीक है ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ पे स्थापित है, इसके IMF कहाँ है, वर्ल्ड बैंक कहाँ है, तत्कालीन अध्यक्ष कहाँ है, कौन है इसके। इस तरीके से इकोनॉमिक्स से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना बच्चों। करंट अफेयर की अगर हम बात करें, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। देखिए समय हमारे पास भी ज़्यादा नहीं है और आपके पास तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। काम की बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे डायरेक्ट, इसलिए इधर उधर की बात नहीं, वो बाद में करते रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ दोनों पढ़नी है आपको। नेशनल न्यूज़ में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से नए स्थापित करे संस्थान, कौन कौन से स्थल स्थापित किए, कहाँ पहला सबसे बड़ा हवाई अड्डा बना, सबसे बड़ा ग्रीन पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, इस तरह के क्वेश्चन। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जो पिछले 5 सालों में, खासतौर से वो जो पिछले 3 सालों में नई लॉन्च की गई है, मातृत्व जो सहयोग योजना है, इस तरह की ये योजना आपको देखनी होगी। कोविड से रिलेटेड यानी कि कोरोना से रिलेटेड उसे रोकथाम के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई गई है, कौन कौन से ऐप चलाए गए हैं, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको देखना है राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमारे किससे हुए, जैसे कि राफेल कहाँ से आया है, रशिया से कौन सा हथियार ले रहे हैं हम, है ना, कौन सा हम किसे बेच रहे हैं, किसे हमने लोन दिया बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ा लोन हमने किससे लिया, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट ही देखना। करंट अफेयर के लिए मैगजीन बता दूंगा आपको मैं। इसके बाद आती है अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के अपॉइंटमेंट जो है, जैसे कि हाई कमिश्नर कौन बना है, वहाँ कमिश्नर अमेरिका में कौन कमिश्नर बनाया गया है, या IDA का अध्यक्ष कोई आया है, CBI का अध्यक्ष कौन नया बना है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कौन बना है, किस नंबर का बना है। इसके बाद बच्चों आपकी उसमें एक अलग से किताब दे रखी है बुक्स टॉपिक में, कि बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, तो जो बुक्स पब्लिश हुई है 1 साल की, उसकी लिस्ट होती है मैगजीन में, वो आपको एक बार देख लेनी है बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा रटनी नहीं है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, स्पोर्ट्स से इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स में भी देखिए क्रिकेट से इंपॉर्टेंट है, और ग्रांड स्लैम जो टेनिस के होते हैं ग्रांड स्लैम, उससे इंपॉर्टेंट है। और जितने भी हमारे प्रो कबड्डी होती है, प्रो हॉकी होती है, ये लीग है, ये देख लेना। इस बार टूर्नामेंट ज़्यादा नहीं हो पाए हैं IPL वगैरह जैसे, तो इसलिए आप बच जाओगे थोड़ा सा, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस का देखना होगा, कौन कौन से नई टेक्नोलॉजी बनाई गई है, नई योजनाएं कौन सी चल रही है, नए युद्ध हथियार कौन से बनाए जा रहे हैं, नए रडार कौन से बनाए जा रहे हैं, ये आपको देखते चलना होगा उसमें। करंट अफेयर की ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैं मैगजीन आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी है। देखिए बुक्स की बात करूँ तो GS के लिए सबसे पहले मैंने बता दिया आपको, किरण लेना इंटीग्रेटेड किताब है वो। इसके अलावा कुछ टॉपिक अगर आपको उसमें नहीं मिलेंगे तो मुझसे डायरेक्ट मेरे YouTube चैनल में कमेंट करके, या फिर टेलीग्राम की जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। मैं नंबर अब की बार दे दूंगा व्हाट्सएप का, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हैं, बता दूंगा इंडिविजुअली कहाँ से क्या पढ़ना। लेकिन कूड़ा नहीं पढ़ना, करकट नहीं पढ़ना, बकवास नहीं पढ़ना, ठीक है। मोटी मोटी किताब नहीं पढ़ना, टारगेटेड पढ़ना, समय कम है, ठीक है। और आपको सीधी सी बात है, 4 में से 1 क्वेश्चन को सही करना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, नौकरी लेनी है, दैट्स इट। कोई आपकी नॉलेज वॉलेज फिर बाद में नहीं देखने का, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आप सबसे होशियार हो कि नौकरी आ गई, नौकरी नहीं है आपके पास तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। खैर आगे चलते हैं, किताब की बात करता हूँ, करंट अफेयर में मैगजीन की बात करता हूँ। देखिए बच्चों, एक मैगजीन तो आपके पास मंथली होनी चाहिए, आपके पास समय हो थोड़ा थोड़ा उसमें से देखते रहिए, अभी 3 महीने लगातार जब तक नवंबर एग्जाम नहीं है। उसके अलावा एक आपके पास एनुअल मैगजीन होनी चाहिए, साल की एक जो आती है, वो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, वो घटना चक्र की साल की एक आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि वो यूपी पुलिस से रिलेटेड या यूपी PCS में जब कोई वैकेंसी आती है, ज़्यादातर वो जब पब्लिश होती है, लेकिन फिर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, दिल्ली में तो आसानी से हो ही जाएगी। अगर वो मैगजीन अवेलेबल नहीं है आपके पास, उसके अलावा आपके पास और भी कई सारी आती है, KBC की मैगजीन आती है, एक आती है
करंट इवेंट करके 15 रुपये की एक मैगजीन होती है, हर महीने आती है बच्चों, उसका आप कलेक्शन भी ले सकते हो। दिल्ली में वो पूरे साल की कलेक्टेड दुकानों पर रखी रहती है, गड्डी बनी हुई, उसे आप ले सकते हो। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, ब्रीफ से पढ़ाई हुई, बेस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट वो, ठीक है। लेकिन आप उसे कलेक्ट कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लो। आपको लगेगा इतनी सारी मैगजीन कैसे पढ़ूंगा, इतनी सारी नहीं होती, उसमें पीछे प्रीवियस पेपर वगैरह ये सब दिए होते हैं, केवल 15-15 पन्ने उसके पढ़ने होते हैं, 10-12 पन्ने पढ़ने होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए, तो उनसे आप कर सकते हो। एनुअल मैगजीन बहुत मोटी लेने की ज़रूरत नहीं है, मनोरमा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्रॉनिकल ईयर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया 2020 वो किताब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े ग्रंथ नहीं लेने। आईएएस नहीं बनना आपको, एक कांस्टेबल बनना है, डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट काम करके मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं और अपना अंदर घुसना है, नौकरी करनी है, दैट्स इट, ठीक है। ये उद्देश्य है आपका। तो टोटल जीएस का ये मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको बता दी है, रेडी रहिए इस चीज़ के लिए। मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियोस भी लाने वाला हूँ कोर्सेज से रिलेटेड, जो आपको पढ़ाई में मदद करेगी डायरेक्ट। उसमें ये चीज़ें होगी, कौन सी इंपॉर्टेंट है उसी पर फोकस करके आपको मैक्सिमम गेन कराया जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटिव टॉपिक है जीएस, ठीक है। आज मैंने ये आपको रूपरेखा बताई इसकी और जीएस की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बताई। उसके बाद मैं रेगुलर आपसे कनेक्ट रहूँगा, किस किस तरीके से मैथ रीजनिंग को टैकल करना, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से कैसे करने हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून विद अस एंड डू योर बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद।